हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं पोखरराम हिंदी व्याख्याता आपके साथ हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज का पेपर जो आपका हिंदी का है 10th का बोर्ड का, बहुत अच्छी तरह से हुआ होगा। पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार पेपर था और पेपर इजी भी था। कुछ क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज उसकी कह सकते हैं कि थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन अच्छा पेपर था। तो इस पेपर में वीडियो में आज हम पेपर के हल करने पर चर्चा करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वीडियो अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखो अपने विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ में कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो बहुत ही आसान है, उत्तर 2 ए इसका राइट हो जाएगा। सकर्मक कर्मक क्रिया। निम्न में से सर्वनाम है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये वह ए सर्वनाम है, राइट आंसर है इसका, क्योंकि यह वह आप तुम तुम्हारा ये सभी है वो उसने उसका सब सर्वनाम होते हैं। अगला है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाह खां का ये नाम था बचपन का और डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा ही ध्यान देना था। अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था कहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां ने लिख करके उनके बचपन का नाम लिख दिया है। बाल गोविंद भक्त साहब किसे मानते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कबीर को मानते थे। सभी उनको चीज़ें अर्पित कर समर्पित करते थे। नेताजी पाठ, नेताजी का चश्मा पाठ की विदा, यानी ये क्या है, कहानी थी या कहानी है उपन्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका कहानी है, ये गद्य का पहला ही पार्ट है। एक कहानी यह भी कि लेखक का नाम बताइए। तो बहुत ही अच्छा है प्रश्न और बहुत इजी क्वेश्चन है, मनु भंडारी है इसकी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन था विद्यार्थियों आपके लिए, परशुराम आपे से यानी खुद से बाहर क्यों हो गए। तो बहुत अच्छा है, शिव धनुष को तोड़ने पर। खंडित लिखा है यहाँ, खंडित का मतलब तोड़ना है। तो शिव धनुष को खंडित देखकर यानी टूटा हुआ देखकर उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन और आसान उत्तर है इसका, और उत्तर है राइट इसका बादल को। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप, यहाँ निकरा शब्द आ गया। निकरा का मतलब है एकदम परिष्कृत रूप, तो वो है ब्रज भाषा। मधुप गुनगुनाकर, ये आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद से ली गई पंक्तियां हैं। आत्मकथा का अंश से कह कर जाता कौन कहानी है, अपनी पंक्तियों अपनी कहानी कौन कह रहा है। तो भंवरा कह रहा है, यहाँ भंवरा है, हो जाएगा इसका। तुलसीदास नहीं होगा, क्योंकि कवि का नाम तुलसीदास नहीं है। भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो ये भोलानाथ का असली नाम पूछा है और हमने बहुत सारी चर्चा की है। जितने भी मैंने वीडियो इसके बनाए थे, बहुत सारे सभी क्वेश्चन उसी में से आए हैं। हमने कक्षाओं में कक्ष में भी और यूट्यूब के माध्यम से भी चर्चा की थी कि ये जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं और वही आए हैं। तो भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। शुक्रिया है अपने परमात्मा का अदा करते हैं कि आपके लिए हमने अच्छा मेहनत की और वही क्वेश्चन आपके लिए आए जो हमने बताए थे या हमने चर्चा की थी कि ये राइट है, अच्छे क्वेश्चन है और आने वाले हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक आगे हैं, सूर्यकांत नहीं निराला नहीं है, ये आगे हैं सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन आगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगली आपके खाली जगह रिक्त स्थान आए, बहुत ही आसान रिक्त स्थान आए। सभी 6 क्वेश्चन 6 के 6 नंबर आपके पूरे पूरे आने चाहिए। इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 3 नहीं है। 3 तो संधि के भेद हैं, यहाँ स्वर संधि पूछा है तो उसके 3 भेद हैं, गुण, वर्दी, अयादि, यण और आपके दीर्घ स्वर संधि। यथाशक्ति शब्द में समास अव्ययभावी समास, अयव्ययी भाव, ये ऐसे लिखना था, अव्यय भाव समास शक्ति के अनुसार। विदेश शब्द में उपसर्ग, तो वी उपसर्ग है इसमें, आपके राइट आंसर हो जाएगा वी। और वह विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, तो यह मात्रा, परिमाण, नाप तोल, तो परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ परिमाण है ना, ये भरना था, परिमाणवाचक विशेषण। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भाववाचक नाम लिखना था आपको, भाववाचक। पालनहार शब्द में बहुत आसान है, पालन प्लस हार, तो हार यहाँ प्रत्यय हो जाएगा और यहाँ खाली जगह में आपको हार भरना था विद्यार्थियों। फिर देखो 6 नंबर का ये आपके पठित गद्यांश आया है, ऋतु के अनुसार त्योहारों। तो भारत और वर्ष और उसकी ऋतुएं, ये इसका शीर्षक होना चाहिए मेरे हिसाब से। भारतवर्ष या उसके त्यौहार ऐसा भी कर सकते थे। तो भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है, ये इसमें से ही देख के लिखना था आपको, है ना। तो ये बहुत ही आसान
क्वेश्चन था भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है, ये इसका उत्तर था। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो वर्षा ऋतु में आपके कौन कौन से त्यौहार आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनको देख करके ही आपको तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन के त्यौहार आते हैं। रक्षाबंधन किसका प्रतीक है, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो ये भी देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो ये वर्षा की रिमझिम तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता है, और है ना, तो ये आपको लिखना था। सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्यौहार मनाती है स्त्रियाँ, तो ये इसलिए मनाया जाता है। दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक, यहाँ विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द लिखना था, तो दुर्भाग्य सौभाग्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सौभाग्य। ये आपने सब ने सही किया होगा इसी तरीके से, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा दिमाग लगाना था। अब अपठित पद्यांश है विद्यार्थियों, तो तोड़ो कविता है, ये रघुवीर शाही की है भाई कविता, और इसमें आपके क्या तोड़ना था, बंधन और बाधाओं को तोड़ना था, ये इसका सारांश है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि शीर्षक, तो शीर्षक सिर्फ तोड़ो नाम लिखना था, तोड़ो, ये शीर्षक था इस कविता का। क्या तोड़ने की बात कर रहा है कवि, तो बंधन और बाधाओं, समस्याओं को तोड़ने की, चुनौतियों को तोड़ने की। कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात क्यों कहता है, क्योंकि पत्थर प्रतीक है बंधनों का और चट्टाने प्रतीक है बाधाओं का, तो दोनों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कवि तोड़ने की बात कहता है। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है, तो मन के मैदानों पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। ऊब यानी हमारे अंदर आलस्य की भावना, निराशा की भावना है, तो उसको जो है वो हटाने की बात कह रहा है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आशा का संचार हो सकता है। धरती को हम कब जानेंगे, तो ये झूठे बंधन टूटे, तो झूठे बंधन टूटे मतलब धरती को उपजाऊपन उसको समझें, धरती की सहनशीलता, धरती का महत्व हम समझेंगे ना, तो उसको कैसे समतल बना सकते हैं, उपजाऊपन कैसे बना सकते हैं, तभी हम धरती को जान पाएंगे कि धरती कैसे हमें अनेक फसलें उत्पादित करके देती है। तो ये चीज़ें हमें लिखनी थी आपको। रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, तो ये जो है ना इसका लिखना था। सुनते मिट्टी में रस है जिसे उगती दूब है, यानी कि इसका अर्थ था कि धरती की जो मिट्टी है वो उस मिट्टी में उपजाऊपन है, रस मतलब उपजाऊपन की क्षमता होती है, और जिससे वो अच्छी फसल होती है, अच्छी पैदावार होती है, ये इसका अर्थ लिखना था। तो 6 के 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखने थे। फिर देखो यहाँ पर 40 शब्दों में खंड बे में विद्यार्थियों करना था। पहला क्वेश्चन था काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है, ये परंपरा कौन सी है, तो ये जो आपको परंपरा है वो देखो, जैसे पे ये प्रश्न था तो इसमें आपको लिखना ये था कि काशी में दक्षिण में एक हनुमान जी बालाजी का संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पर उस मंदिर में 5 दिवसीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन होता है, ये परंपरा थी। तो ये आपको लिखना था नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान सहनशील क्यों कहा, तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है ये, और उत्तर इसका था लिखना था कि उनकी माँ परिवार को प्राथमिकता देती थी, परिवार के लिए हर परिस्थितियाँ सहन कर लेती थी, और किसी भी बात का बिना विरोध किए उसको सहन करती थी। जैसे धरती सब कुछ सहन करती है और सहनशील होती है ना, उसी तरीके से इनकी माँ धरती से भी ज़्यादा सहनशील थी, त्याग की एक प्रतिमूर्ति थी, और बिना बोले सब कुछ वो सहन करती थी, इसलिए माँ को ऐसा कहा था। जैसे धरती अपने लिए सब कुछ सहन करती है, हमारा पालन पोषण सब कुछ धरती पर ही होता है। संगतकार कविता की मूल संवेदना या मूल भाव, तो आपको लिखना था कि संगतकार कविता का मूल भाव यह है कि जो संगतकार होते हैं वो मुख्य गायक का सहयोग करते हैं, मुख्य गायक की सहयोग की भूमिका में रहते हैं हमेशा, और मुख्य गायक जब भी गायन करते करते भटक जाता है तो वो उसे वापस उसी अपने पथ पर और संगीत के क्षेत्र में पुनः उन्हें लेकर के आते हैं। तो ये आपको ऐसे उत्तर लिखना था। उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक, क्रांति का प्रतीक बताया, क्योंकि बादलों की क्रांति से ही पूंजीपतियों और अन्य शासन करने वाले सत्ताधारी लोगों का विनाश हो सकता है इस कविता के अनुसार, और छोटे लोग ही शोभा
पा सकते हैं। तो इसलिए बादल को क्रांति का प्रतीक बताया इसमें। भोलानाथ को माँ खाना खिलाने के लिए क्या क्या उपक्रम यानी कार्य करती थी, तो वो अनेक पक्षियों का नाम लेती थी और पक्षियों का नाम लेते लेते उनको खाना ज़बरदस्ती खिला देती थी। साथ ही साथ पक्षियों के नाम से और दही से कई प्रकार की आकृतियाँ भी बनाती थी। इस प्रकार वो ऐसे जो है वो कार्य करती थी और खाना खिलाती थी। आगे के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो ये देखो ABCD का उत्तर भी यहाँ था, मैं क्यों लिखता हूँ आगे का लिखा हुआ है। तो आप मतलब पूरा पेपर इसीलिए पहले पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, ये कारण होता है। पूरा पेपर पढ़े ना तो कुछ उत्तर आपको इसमें मिल जाते हैं 2-4 नंबर के, 5-4 नंबर के। तो इसका आपको उत्तर लिखता था कि अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात करती है जो कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है। ये फर्क है अनुभूति और अनुभव में। अनुभव तो होता है आदमी का घटित घटना, यानी कोई घटित घटना होगी हमने देखी तो हमें अनुभव प्राप्त हुआ। अनुभूति होती है हमारे हृदय से, संवेदना से, या हमें कल्पना करते हैं तो उसके सहारे किसी सत्य को या सच्चाई को ग्रहण करने का एक भाव जो कृतिकार ने पहले कभी देखा नहीं है या कृतिकार रचनाकार के साथ घटित नहीं हुआ है। श्री गणेश करना शुरू करना, वाक्य प्रयोग करो, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था 11वां, जिसको आपको लिखना था। इसमें आप वाक्य प्रयोग में ऐसे लिख रहे थे कि प्रधानाचार्य ने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की सरस्वती पूजा करके श्री गणेश किया, और भी बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते थे। अब देखो पठित गद्यांश, ये पाठ में से आए हैं। अब हालदार साहब वाला पाठ है तो उसमें से आया था नेताजी का चश्मा, है ना। तो इसमें आपको चश्मे वाले का नाम क्या था, है ना, कैप्टन नाम था, क्या बुरी चीज़ लग, चश्मे वाले को क्या बुरी चीज़ लगती थी, है ना। तो इसमें से देख करके आपको तो लिखना था। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया, सब क्वेश्चन यहाँ पर है, वो आपको इसी में से देख करके लिखना था। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, इतना ही उत्तर लिखना था, पूरा नहीं। और मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही थी, ये लिखना था। ये तो अगले था। असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया, नेताजी की असुविधा को कैसे प्रकार, तो वो कोई भी अपनी जो फ्रेम होती थी उस फ्रेम को वहाँ लगा देता था, इस प्रकार उन्होंने असुविधा को दूर किया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था, जब कोई ग्राहक आता जो, और यदि उसे वही फ्रेम चाहिए जो मूर्ति पर लगी होती तो उसी फ्रेम को उतार करके ग्राहक को दे देता और वहाँ पर दूसरी लगा देता, इसलिए वो उसको उतारता था। अथवा में ये था, तो ये करना था दोनों में से, है ना। तो ये हो गया आपके। फिर देखो पठित पद्यांश, और इसमें आप देखो तो ये भी बहुत आसान है एकदम। बदंता आनंद कौशलायन वाला संस्कृति जो निबंध है उसमें से लिया गया, तो पढ़ के देने थे उत्तर। फिर देखो इसके बाद में पठित पद्यांश है, तो पठित पद्यांश में ये तुलसीदास जी वाला है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद वाला ये अध्याय है अपने, इसमें से आपको ये पढ़ करके उत्तर देने थे। तो इसका पहला प्रश्न भी यही था, पद्यांश का पाठ का नाम लिखिए। पाठ का नाम लिखना था तो आपको लिखना था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये लिखना था। सेवा का क्या कार्य है, सेवा का कार्य है सेवा करना, जो सच्ची सेवा करे, ये लिखना था। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस किस समान बताया, तो यहाँ पर देखो आप, उन्होंने बताया हजारों भुजाओं के समान शत्रु बताया उसे, ये लिखना था। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ, इसका उत्तर ये था। लेकिन हिंदी अर्थ करके लिखना था, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से इसको उतार दिया, नहीं, हिंदी अर्थ लिखा है तो ही पूरा 1 नंबर मिलेगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन था, राम ने परशुराम को परिचय क्या कह कर दिया, तो राम जी ने परिचय क्या कह कर दिया, ये देखो यहाँ से लिखना था। उन्होंने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास है, आप बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए या इस दास के लिए, ये उन्होंने विनम्र भाव से उत्तर दिया था। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ, ये तो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद वाली कविता से है, तो उसका है। और बाल गोविंद भक्त की मृत्यु कैसे हुई, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आपको लिखना था इसका उत्तर कि उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुसार वैसे ही हुई जैसे वो पहले
जो रोज़ दिनचर्या थी उनकी, वही दिनचर्या उन्होंने मृत्यु के अंतिम समय में भी रखी। वही गंगा स्नान, पैदल जाना, और साथ ही साथ शाम के समय उनकी वो सुनाई दी, लेकिन सुबह उनकी सुनाई नहीं दिया संगीत। तो जाके देखा तो वो उनका पंजर शरीर पड़ा था। तो ये लिखना था कि उनकी उन्हीं के अनुरूप ही मृत्यु उनकी हुई, और उन्होंने अपने नियम और दिनचर्या, नियम धर्म जो थे वो उन्होंने उनका त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं। जबकि वो काफ़ी अस्वस्थ और बीमार भी रहने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब कार्य जारी रखे। तो इस प्रकार उनकी ऐसे मृत्यु हुई थी। हमारे हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी क्यों कहा है, ये हमने चर्चा की, मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ये आया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर लिखना था, गोपियों ने हारिल की लकड़ी इसलिए कहा जिस प्रकार हारिल का पंछी या पक्षी हर वक्त अपने पैरों में लकड़ी को दबा के रखता है, ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण को मन वचन कर्म से हमेशा अपने हृदय में कृष्ण को बसा के रखती है और काने काने रटते रहती है। ये बताना था, सूरदास पाठ से लिए गए। दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश। तो ये भी आसान था, लिख सकते थे, आपकी बच्चे की मुस्कान को देख करके पत्र दिल व्यक्ति का भी हृदय पिघल जाता है, और ये बातें बतानी थी। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर्तृत्व व्यक्तित्व था भाई, तो इसमें दूर से पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। निराला का 1899 में जन्म हुआ, महिषा दल पश्चिम बंगाल में। 1961 में निधन हुआ। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि, मुक्तछंद के प्रवर्तक, अनेक संघर्षों का इन्होंने सामना किया। इनका जीवन घोर कठिन बाधाओं और तपस्याओं में, यानी घोर कठिन संघर्षों में व्यतीत हुआ, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और हार नहीं मानी। अनेक भाषाओं का स्वाध्याय करके इन्होंने अध्ययन किया, अनेक भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। फिर इनकी कुछ आप रचना लिख सकते थे, तो भिक्षुक है, सरोज स्मृति है, कीर्तिका है, अनिमल है, परिमल है, अनामिका है, तुलसीदास है, राम की शक्ति पूजा है। तो ये रचना थी उनकी महत्वपूर्ण, इन रचनाओं को लिखना था। और उन्होंने इसके अलावा कुछ उपन्यास, कहानी और निबंध भी लिखे थे। तो ये ऐसे आपको इनका कवि परिचय देना था। फिर देखो इसके बाद में क्या है भाई, खेदुम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेंद्र ने लिख के क्या बताया, पाठ के आधार पर बताइए। तो उन्होंने जितेंद्र नार्गे ने वहाँ की बताया, भौगोलिक सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, और वहाँ के मेहनतकश लोगों के बारे में बताया, उनके पहाड़ी इलाकों में कठिन जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में लेखक को बताया। साथ ही साथ वहाँ के धर्म चक्र के बारे में जानकारी दी। एवं इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर जो ध्वजा हैं, सफ़ेद ध्वजा जो किसका प्रतीक है, फूलों की घाटियों के बारे में जानकारी दी। तो ये चीज़ें लिखनी थी। फिर निबंध लिखना था, बहुत आसान था, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, यही पॉइंट दिए हुए, इन्हीं पॉइंट पर लिखना था सभी पर, है ना। अनुशासन का अर्थ क्या है, विद्यार्थी जीवन में आपका अनुशासन का महत्व क्या है, लाभ और उपयोगिता क्या है, तो ये एक पर लिखना था। अब आपके था आगे 1900 प्रश्न शैक्षणिक भ्रमण, जो मैंने आपको एप्लीकेशन लिखवाई थी हूबहू वही आपके आई है, और बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेशन थी। सेवा में श्रीमान ऐसे लिख करके प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, और वहाँ का छात्र नरेंद्र अपने आप को मान करके प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखनी थी, विषय लिखना था। फिर तो ये इसमें आपके विषय हो गया शैक्षणिक भ्रमण करने हेतु या शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए आज्ञा देने हेतु महोदय। फिर आपको लिखना था कि सभी कक्षा के छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। गत वर्ष भी हमारे सभी सहपाठी भ्रमण पर गए थे, इससे ज्ञान मिलता है, ज्ञानवर्धन होता है, अनेक विविधताओं का साक्षात ज्ञान होता है, और हम इन क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे कक्षा अध्यापक और पीटीआई जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। अतः प्रार्थना है कि हमारे शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने की स्वीकृति प्रदान करें। और फिर नीचे आपको प्रार्थी नरेंद्र कक्षा प्रतिनिधि कक्षा 10th, और इधर आपको इस तरफ दिनांक लगानी थी, ये आपको ऐसे लिखना था। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है भाई, ये साइकिल बिक्री। तो इसका साइकिल बिक्री का आपको एक विज्ञापन लिखना था। इसमें आप लिख सकते ऊपर दोनों तरफ बॉर्डर में बंद कर बिकाऊ बिकाऊ, बीच में लिख देते
साइकिल बिकाऊ, नीचे लिख देते पहले आइए पहले लीजिए, फिर आप साइकिल की डिज़ाइन लिख देते, कलर लिख देते, साथ ही साथ रुपए लिख देते, इतने वाजिब दाम इतने हैं, अभी कितने 4000 3000 या साइकिल कैसी है आपके पास जैसा। और फिर नगद पर छूट भी लिख सकते थे आप कि 5% 10% छूट, ये नीचे लिख देते थे आप बोर्ड बना करके। केवल ग्राहक संपर्क करें, मोबाइल नंबर, सस्ते दाम में नई जैसी साइकिल, सस्ते दाम में नई जैसी साइकिल, ये दोनों यहाँ बॉर्डर बनाने थे नीचे। और इस तरीके से आपको ये एक विज्ञापन लिखना था। इधर लिख देते नगद, नीचे नगद दाम पर 10% छूट या 5% छूट, ऊपर लिख देते बिकाऊ, बीच में लिख देते साइकिल बिकाऊ, इधर भी लिख देते बिकाऊ, पहले आइए पहले पाइए, ये यहाँ दोनों तरफ नीचे करना था। तो ये विज्ञापन लिखना था इतना सा, और 4 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते थे। तो आशा करते हैं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय अवश्य दें किसके कितने नंबर आ सकते हैं। और उत्तर मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो फिर आप आराम से जोड़ के बताना। आगे के पेपरों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी तरह से आप तैयारी करें। जिसके भी जैसा भी हुआ पेपर, उसके लिए ज़्यादा कोई हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता का ज़माना है, तो हमें फिर एक तरीके से मेहनत अच्छी तरह से करनी पड़ती है। वहाँ पर कोई अंक ज़्यादा मायने नहीं रखते या प्रतिशत कोई महत्व भी नहीं रखते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।